इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल। अब मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस के साथ क्या है कि उनके मैग्नीट्यूड एक समान है और उनके नेचर जो हैं वो ऑपोजिट हैं। एक नेगेटिव चार्ज है और उतने ही मैग्नीट्यूड का एक पॉजिटिव चार्ज है और वो दोनों चार्जेस एक फाइनाइट सेपरेशन पर रखे हुए हैं। एक नेगेटिव चार्ज है लेट्स से -q, एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे +q और ये एक फाइनाइट सेपरेशन पर रखे हुए हैं। तो इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है, इनके बीच में सेपरेशन फाइनाइट होना जरूरी है। कुछ भी हो सकता है सेपरेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बुक्स में 2a के बराबर दिया हुआ है जो एस्थेटिकली थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे d ले रहा हूँ। d is the separation between those charges and this whole system of these two charges is called electric dipole। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक डायपोल को हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम इनको डिफाइन करेंगे। सो ग्रुप ऑफ चार्जेस, group of two charges, 2 point charges which have same magnitude, which have same magnitude and opposite nature, and they are separated by a finite distance, फाइनाइट डिस्टेंस पर वो सेपरेटेड हैं, तो इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हम ये तो कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक यदि डायपोल है, इसका नाम यदि इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस सिस्टम का नाम इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज कितना होगा? तो हम कहेंगे सिस्टम के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर टोटल चार्ज कितना है? -q प्लस q दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल has total charge equals to 0, has total charge equals to 0। टोटल कोई भी चार्ज नहीं है इस सिस्टम के पास। दूसरा, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है, और इनका जो नेचर है वो ऑपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड should be same and nature should be opposite, अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि हम एक और क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है एक नई क्वांटिटी है। देखिए उसको कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका सिंबल है P के बराबर। तो -q चार्ज है यहाँ पर और ये +q चार्ज यहाँ पर है। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी, ऑफ कोर्स इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट जो है इसका हो जाएगा आपके पास कूलम मीटर इसका ऐसा यूनिट है। अब एक बात आप ध्यान रखिए, एक कॉमन है कि आप कोई भी डेफिनेशन यदि लिख रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी को यदि डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका एसआई यूनिट और उसका डायमेंशनल फार्मूला और उसका जो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ये तीनों बातें जरूर चिपकाइए। 3 लाइनें आपकी भरेंगी। ये तीनों क्वांटिटी जो है आप लिख कर आइए, ठीक है। तो -q + q ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन जो है वो होता है -चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊं यदि इस सिस्टम के लिए, तो इस सिस्टम के लिए जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। और इसका यदि मैग्नीट्यूड की बात करें, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कोई भी आप चार्ज इसमें से ले लीजिए, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड दैट इज q इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए यदि d के बराबर है, इनके बीच का सेपरेशन d के बराबर है, तो q इंटू डी जो है वो हो जाएगा आपका डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। दिस p इज मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मूवमेंट।
या इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे चार्ज है, ये डिस्टेंस है, तो ये आपके पास SI यूनिट बन गई। कूलम्ब मीटर इसका SI यूनिट है। डायमेंशनल फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। यदि डायमेंशनल फार्मूला P यदि पूछा जाता है तो कूलम्ब होता है आपके पास एम्पियर इंटू सेकेंड, और जो लेंथ है उसको L लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास लात बन जाएगा, लात LAT, L1 A1 T1। ये हुआ डायपोल मोमेंट की बात। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से। एक इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट ठीक। तो इसमें एक पहला पार्ट है, दैट इज एट एक्सियल पोजीशन। एट एक्सियल पोजीशन, अब एक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल। उस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए दो एक स्पेशल पोजीशंस होती हैं, एक होती है एक्सियल पोजीशन, एक होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो पहले हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे कि उन दोनों स्टैंडर्ड पोजीशंस पर, दोनों बहुत ही कॉमनली पूछी जाती हैं, इसलिए उन दोनों पोजीशंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम आपको ये भी सिखाएंगे कि एक जनरल पॉइंट पर, जो ना एक्सियल पोजीशन पर है ना इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, उस एक जनरल पॉइंट पर हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं एक डायपोल की वजह से। एक और यहाँ पे मैं अजम्पशन मानना चाहूँगा कि ये जो डायपोल है, यहाँ पे हम स्मॉल डायपोल की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल डायपोल, डायपोल मूवमेंट हटा दीजिए, स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल, एक छोटा इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। छोटे से मतलब है कि उसका जो सेपरेशन है चार्जेस के बीच में वो काफ़ी स्मॉल होने वाला है। अब बात करें कि एक्सियल पोजीशन होती क्या है, नाम है यहाँ पे एक्सियल, यानी कि एक्सिस से रिलेटेड है, एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये हमारे पास एक डायपोल है, डायपोल को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, समझ जाएं। एरो का मतलब है कि ये नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो होगा वो इस तरफ होने वाला है। एरो का जो टेल है वहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, एरो का जो हेड है वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इस डायपोल का ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो लाइन है, इस लाइन को ही कहते हैं एक्सिस। इस लाइन को ही कहते हैं एक्सिस, कहते हैं इस लाइन को कहते हैं एक्सिस। इस एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, पीछे आगे कहीं भी हो सकता है। मैंने मान लिया कि एक पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट P। अच्छा, फिर इसमें कंफ्यूजन होगा, मैं इस पॉइंट को मान लेता हूं A। तो इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसकी वजह से। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो मैंने मान लिया ये जो डायपोल है, जिसका डायपोल मोमेंट P है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, और इसके सेंटर से, इस डायपोल के सेंटर से इस पॉइंट की जो दूरी है वो आपको दी गई है, दैट इज R। डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि ये जो डायपोल है ये -q और q चार्ज से मिलकर बना है, और इन चार्जेस के बीच का सेपरेशन जो है वो 2a के बराबर है। तो मैंने मान लिया कि ये -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, ये मैंने अज्यूम किए हैं चार्जेस, और मैंने इनके बीच का सेपरेशन मान लिया 2a के बराबर है। मैंने मान लिया इनका सेपरेशन 2a के बराबर है। 2a क्यों माना सर, d क्यों नहीं माना? जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है। यदि हम 2a कर देंगे तो ये डिस्टेंस सेंटर से इस चार्ज की हो जाएगी a के बराबर, और ये हो जाएगी आपके पास a के बराबर। यदि मैं d लेता तो d/2 हो जाता, कैलकुलेशन उतनी मजेदार नहीं आती। तो ये मैंने डिस्टेंस मान लिया 2a के बराबर है इनके बीच में। अब ये देखिए बेटा, हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा है कि यदि हम मल्टीपल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम आप कर दीजिए, काम आपका हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम दिस चार्ज। मैंने कह दिया इसको EP, E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज। मैं इसको कह देता हूं EN कह सकता हूं। अच्छा, अब इन चार्जेस से डिस्टेंस देख लेते हैं कि ये जो चार्ज है ये इस पॉइंट से
कितना दूर है, ये वाला चार्ज इस वाले पॉइंट से दूर है r-a डिस्टेंस पर, r-a डिस्टेंस दूर है ये वाला पॉइंट चार्ज इस पॉइंट से। और यदि मैं इस माइनस क्यू की बात करूं तो माइनस क्यू जो है वो इस पॉइंट से कितना दूर है बेटा, r+a के बराबर, r+a डिस्टेंस के बराबर दूर है। तो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r², kq/r², r इज डिस्टेंस। तो नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस है r+a और पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस है r-a। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इन दोनों का वेक्टर सम। यहां पे मैंने इस्तेमाल किया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कूल नाम है। EP को लिख सकता हूं मैं KQ डिवाइडेड बाय r-a का स्क्वायर। जो पॉजिटिव वाला है उसकी आप डायरेक्शन देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये डायरेक्शन +x है और ये वाली डायरेक्शन -x है। तो +x की तरफ डायरेक्शन में तो मैं इसको लिख देता हूं i कैप के बराबर, i कैप प्लस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है दैट इज r+a का स्क्वायर, और ये है आपका -i कैप डायरेक्शन में, KQ/r+a का स्क्वायर -i कैप, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो आप यहां से KQ को कॉमन ले लीजिए और आपको मिलेगा यहां पे 1/r+a का स्क्वायर माइनस r, अच्छा माइनस है नीचे, हो जाएगा r-a का स्क्वायर माइनस 1/r+a का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, यहां पे कॉमन ले लीजिए, r-a का स्क्वायर r+a का स्क्वायर। तो r-a मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं r+a और r+a। ठीक, मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया LCM को, दिस इज r-a का होल स्क्वायर एंड दिस इज r+a का होल स्क्वायर। यदि मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं इस पूरे LCM को, तो मुझे यहां पर मिलने वाला है, यहां पे मिलेगा मुझे r+a का होल स्क्वायर। इससे डिवाइड करूंगा इस पूरे LCM को तो आपको मिलेगा r-a का होल स्क्वायर, r+a का होल स्क्वायर माइनस r-a का होल स्क्वायर, और यहां पे आपको मिलेगा ये आगे है KQ, और ये बातें हो रही हैं i कैप डायरेक्शन में, लास्ट में आएगा i कैप। अब आप क्या करिए बेटा, इसको आप खोल लीजिए और r-a और r+a क्या होता है, r² - a स्क्वायर, r-a और r+a क्या होगा, r² - a स्क्वायर। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो आपको मिलेगा ऊपर, यहां मिलेगा बाहर KQ, ऊपर मिलेगा r² + a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस r² + a स्क्वायर माइनस 2ar डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा r² - a स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा। तो देखिए r² से r² चला गया, a² से a स्क्वायर चला गया, ये 2ar है, -2ar है, तो आपको मिलेगा ऊपर न्यूमरेटर में 4ar के बराबर, r² - a स्क्वायर का होल स्क्वायर है। देखिए हम जानते हैं कि बिकॉज डायपोल इज वेरी स्मॉल, जो डायपोल है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल इज स्मॉल है, इसका मतलब उनके बीच का सेपरेशन जो है वो काफी छोटा है। तो मैं लिख सकता हूं दैट r इज मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन ग्रेटर देन 2a कर सकते हैं, ग्रेटर देन a कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा बेटा, r² जो है -a स्क्वायर, इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखा जा सकता है r² के बराबर इसको लिखा जा सकता है। बेसिकली हमने यहाँ पे r लिमिट a टेंड्स टू 0 कर दिया है, लिमिट a जो है वो बहुत छोटा कर दिया है, तो नीचे आ जाएगा आपके पास r², a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे, r² का स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपके पास KQ। इसको और मैं सजा दूं, आगे i कैप है, इसको और सजा दें तो KQ 2a/r³ और आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस 4 को मैंने लिखा 2 × 2, एक 2 को बाहर ले गए, एक 2 को यहां लिख दिया। अब Q × 2a जो है, Q × 2a चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, ये क्या बन जाता है आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट बन जाता है। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 × k इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय r³
डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और ये आगे है आई कैप, आगे है आई कैप। अब एक बात और यहां पे ध्यान दीजिए बेटा कि ये जो डायपोल मोमेंट है, इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आई कैप में है। डायपोल मोमेंट जो है इस तरफ है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, तो मैं कह सकता हूं डायपोल मोमेंट जो वेक्टर है यहां पे जो है पी वेक्टर जो है उसको मैं लिख सकता हूं पी आई कैप लिख सकता हूं, इसको क्यू इंटू 2a आई कैप लिख सकता हूं मैं। सो मैं क्यू आई कैप को, क्यू इंटू 2a आई कैप को या पी आई कैप को मैं लिख सकता हूं पी वेक्टर लिख सकता हूं। तो यहां से हमें मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज इक्वल टू 2k p वेक्टर बाय आर क्यूब, 2k p वेक्टर बाय आर क्यूब। और यहां से एक बात और बताऊं आपको मैं, r इज द डिस्टेंस, k इज कूलम्स कांस्टेंट, 2 इज कांस्टेंट, तो मैं कह सकता हूं कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन डायपोल मोमेंट वेक्टर की होने वाली है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि p वेक्टर विल हैव सेम डायरेक्शन, सॉरी यहां पे लिखना चाहिए ई एक्सियल विल हैव सेम डायरेक्शन एज पी वेक्टर, पी वेक्टर के समान डायरेक्शन होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ यदि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, यदि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है इस तरीके से P, तो उसकी एक्सियल पोजीशन पर, तो इसकी एक्सियल पोजीशन की बात करें, इसकी एक्सियल पोजीशन है, तो इस एक्सियल पोजीशन पर मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पर है, पॉइंट है मान लीजिए A, तो A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P वेक्टर के डायरेक्शन जैसी होने वाली है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरीके से। और यदि हम पीछे देखना चाहें, इस पॉइंट पर कितना होगा सर? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, P की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में P है उस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। अच्छा सर यहां बताओ कितना होगा? अभी यहां तक नहीं पहुंचे हैं, अभी हम सिर्फ एक्सियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास ऐसे। और मान लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल यदि इस तरीके से है तो क्या करें, तो उसकी एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ P जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो ये बात हुई आपकी एक्सियल पोजीशन की। अब सेकंड एक स्टैंडर्ड पोजीशन है जिसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन की।